सो हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस साइड और विजय है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पाठशाला के चैनल पे। कल्चरल चेंज वाला चैप्टर हमारा चल रहा था और ये सेकंड पार्ट है। अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ जिक्र करा था कल्चर चेंज के रिगार्डिंग में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं और सभी लोगों को जितनी भी चीज़ें होती है पीडीएफ या नोट्स वो टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं। इंस्टाग्राम पे हम जितने भी अपडेट होते हैं वो आपको बताते रहते हैं, तो उन पे भी आप ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। सो सेकंड पार्ट जो आगे हमारा बढ़ रहा है वो पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कल्चर में किस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सांस्कृतिज्म, उसके बाद वेस्टर्नाइज्म, मॉडर्नाइज्म और उसके बाद सेकुलरिज्म। यानी कि इसे हिंदी में संस्कृत कहते हैं, इसे पश्चिमीकरण कहते हैं, इसको साथ में क्या कहते हैं आधुनिकरण बोलते हैं और इसको पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, समाज में किस तरीके से परिवर्तित हुए थे वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सेकंड पार्ट में इसी के ऊपर ही फोकस करा जाएगा, तो ऑफकोर्स इसी के ऊपर ही हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले गए होंगे कि भाई वीडियो के पहले हिस्सों में हमने क्या क्या बताने की कोशिश की थी। एग्जाम्पल के लिए अब इस पार्ट के अंदर जो सांस्कृतिज्म है, जैसे हम संस्कृतिकरण बोलते हैं, MN श्रीनिवास करके इनका नाम है, सॉरी श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास करके नाम है इनका। 83 की उम्र में ये मर गए थे बैंगलोर के अंदर, बट इन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर एक अच्छी अप्रोच दिखाने की कोशिश करी थी। वो अप्रोच में इन्होंने ये बताया था कि सही मायने में सांस्कृतिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लो कास्ट जो होती है या ट्राइबल ग्रुप जो होता है वो अपने से हायर क्लास के लोगों के कस्टम को, रिचुअल्स को, बिलीव को, आइडियोलॉजी को या लाइफस्टाइल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे सांस्कृतिज्म में यही होता है, जो लो कास्ट लो कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं हाई क्लास की कैटेगरी के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो पुराने समय पे अश्वमेध यज्ञ और साथ में राष्ट्रीय यज्ञ हुआ करता था, लेकिन हमें पता है कि ये बहुत बड़े लोग ही किया करते थे। और उस टाइम पीरियड पे जो निचली कास्ट के, निचली जाति के या लो कास्ट के हुआ करते थे वो अपने देवी देवताओं को अलग तरीके से पूछने की कोशिश करते थे। हमने रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में हिस्ट्री के चैप्टर 6 में पढ़ा था। उन्होंने बताया था किस तरीके से निम्न जात और उच्च जात के लोग जो होते हैं अपने देवी देवताओं को पूछने की कोशिश करते हैं। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से पुराने एंशिएंट टाइम पीरियड में वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था, पर बड़े बड़े लोग किया करते थे और समाज में उस टाइम पीरियड पे ऐसे यज्ञ करवाना छोटी कास्ट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होती थी। लेकिन ऑफ कोर्स सोसाइटी चाहती है कि वो भी इनकी तरह चीजें करके दिखाने की कोशिश करे। तो सांस्कृतिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान की लाइफस्टाइल, आइडियोलॉजी, बिलीफ सिस्टम, विचारधाराएं, जीवन शैली सारी चीजें चेंज होती चली जाती है। यानी कि अगर हम बात करें सांस्कृतिज्म का तो इसका इंपैक्ट हमारी हर चीजें पड़ता है, हमारी भाषा पे पड़ता है, हमारे लिटरेचर पे पड़ता है, हमारी आइडियोलॉजी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, स्टाइल, रिचुअल्स, एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ हमें देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो सांस्कृतिज्म है, यानी कि हमारा सांस्कृतिकरण जो है अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पे हमें देखने को मिलता है। ये इंडिया के अंदर हम 6 चैप्टर कर रहे थे तो हमें पता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर कहीं पे हम नाथपंथी और सिद्ध योगिस के हिसाब से भगवान को मानने की पूजा करते हैं और कहीं पे हम देखते हैं कि सूफिज्म के अंदर लोग क्या कहते हैं, सॉरी, इस्लाम धर्म के अंदर लोग सूफिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। तो यानी कि अलग अलग जगहों पे सांस्कृतिज्म का हमें एग्जाम्पल देखने को मिल रहा था। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल फैक्ट है कि सांस्कृतिज्म का मतलब सिंपल सा यही होता है कि कोई एक कास्ट जो होती है, जो इंडिया की कोई एक कास्ट है, हाई कास्ट है और वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है, पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है और लोग उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, तो वो एक सांस्कृतिज्म है। एग्जाम्पल के लिए मैंने तो आपको ये बता दिया कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक सांस्कृतिक जाति का प्रभुत्व हो और पूरे क्षेत्र की संस्कृति एक निश्चित मात्रा में सांस्कृतिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे कहने की कोशिश सिंपल सी बताने की एग्जामिनर ने आपको कोशिश करी है कि भारत में हाई क्लास, लो क्लास के लोगों को हमने काफी समय से देखने की कोशिश करी थी, लेकिन कहीं कहीं पे डी सांस्कृतिज्म भी हमने देखा था, जैसे जैसे हम वी सांस्कृतिकरण बोलते हैं। अब इसमें जो MS श्रीनिवास करके उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि जो गैर संस्कृति जाति बोलने वाले लोग थे उनका डोमिनेंस होता है
और फिर बाहर से मतलब उनका डोमिनेंस होता है, लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। अब ये कैसे हुआ? ये तो जब हुआ ना जब कोई आउटसाइडर हमारी कंट्री के अंदर आए थे, क्योंकि शुरुआती समय में संस्कृत को जानने वाले जो लोग हुआ करते थे वो हमेशा उच्च जाति के हुआ करते थे, ब्राह्मण पंडित हुआ करते थे, और वेदों के हिसाब से उन्हें ही सुप्रीम माना जाता था, और हर कोई समाज में ये चाहता था कि हम उनके जैसा बनने की कोशिश करें। लेकिन डी सांस्कृतिज्म जब हुआ हमारी कंट्री के अंदर, जब हमने क्रिश्चियनिटी धर्म के लोगों से अपने आप को देखने की कोशिश करी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पता हो तो जब ब्रिटिश हमारी कंट्री के अंदर आना चालू हुए थे, अलग अलग समय पे यूरोपियन कंट्रीज आना चालू हुई थी, तो उनका जो धर्म था हम उससे टच होने लग गए थे, क्रिश्चियनिटी से हम लोग टच होने लग गए थे। इससे क्या हो रहा था? इससे हमारी खुद की संस्कृति जो थी वो खत्म हो रही थी और हमने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाना चालू करा था। ये हमने देख लिया था 1857 के बैटल से पहले कि किस तरीके से बोला जाता था कि जो क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाएगा उसको पूरी तरीके से रेजिमेंट में बड़ी पोस्टें दी जाएंगी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें उस टाइम पीरियड पे हो रही थी। तो एम.एन. जो श्रीनिवास करके हैं, उन्होंने यही बताया कि विसंस्कृतिकरण का मतलब ये होता है कि गैर हिंदी भाषा बोलने वाले लोग अगर उनकी जाति का प्रभुत्व कहीं एक जगह पे हो रहा हो और लोग उनसे इफेक्ट हो रहे हो तो उसे हम विसंस्कृतिकरण बोलेंगे, यानी कि डिसंस्कृतिज्म बोलेंगे। तो इतना सा आपको समझना है, यानी कि हमारे इंडिया में संस्कृत भाषा बोलने वालों का डोमिनेंस अगर है और लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, ये सांस्कृतिज्म होगा। लेकिन अगर हमारे इंडिया के अंदर गैर हिंदी भाषी या गैर संस्कृत बोलने वाले जो लोग होते हैं, अगर उनका डोमिनेंस हो रहा है तो इसे हम विसंस्कृतिकरण बोलेंगे। अब इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि मान लीजिए कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं, लो कास्ट के जो लोग होते हैं, वो हमेशा कोशिश करना चाहते हैं कि वो हाई क्लास के लोगों के साथ जुड़े या बने। लेकिन समाज में हाई क्लास तक जाने के लिए लो कास्ट के लोगों को मनाही थी। मतलब हर कोई वेदों को नहीं पढ़ सकता था, हर कोई वेदों को सुन नहीं सकता था। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं था कि आप किसी भी चीज को अपनाओ उसके बाद आप बाइबल के अकॉर्डिंग सभी लोग इक्वल हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था, ये हमें पता था। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम था ना, उसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी। श्रीनिवास जी ने इसके बारे में बताया भी था। उन्होंने बताया था कि इंडिया के अंदर अभी भी जो लोकल कास्ट हायरार्की सिस्टम है ना, उसकी वजह से क्या कहते हैं, इनकी जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर बनी रहती है और इसे ही हमें इंप्रोवाइज करने की जरूरत है। एग्जांपल के लिए पहले हमारे इंडिया के अंदर ऐसे ही होता था, याद करिए। और श्रीनिवास जी ने इसके ऊपर ही फोकस करते हुए ये बोला कि ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं कि उच्च जाति के जो लोग होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, वो निचली जाति के द्वारा आसानी से नहीं अपनाए जाते हैं। उनका अभ्यास निचली जाति के लोग नहीं कर सकते हैं। ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमने देखा था किस तरीके से यज्ञ वग ये सब बड़े बड़े लोग, राजा या बड़े बड़े पंडित लोग क्या करते थे, जो निम्न जाति के लोगों को मनाही थी। इसलिए हमें पता था कि साउथ के अंदर नए धर्म अल्वार और नैनार के लोगों ने निकालने की कोशिश करी थी और उन्होंने कहा था कि निम्न जाति के लोग भी शिव की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज श्रीनिवास जी ने बोला था कि हमारे इंडिया के अंदर लो कास्ट के लोग हाई कास्ट की तरफ बनना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे, रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि समाज के अंदर हमेशा यही दिखाने की कोशिश करी गई कि जो लो कास्ट है वो समाज में हमेशा नीचे रहेंगे और उसके साथ जो क्या कहते हैं, अगर वो अपने धर्मों को मानना चाहते हैं, दूसरे देवताओं को मानना चाहते हैं, तो उन्हें अपने हिसाब से मानना पड़ेगा। जो वेदों के अंदर बोला गया वो नहीं है। तो ये इसकी आलोचना है। दूसरी आलोचना ये कि हमेशा अपर कास्ट के लोगों को सुपीरियरिटी समझा जाता था और लोअर कास्ट के लोगों को हमेशा इंफीरियर समझा जाता था। यानी कि अगर उनको अपने देवी देवताओं की पूजा करनी होती तो वो अपने रिचुअल के अकॉर्डिंग करेंगे, ना ही कि क्या कहते हैं जो अपर कास्ट के लोग करते हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे। इसलिए अपर कास्ट जो भी कुछ कर रहे हैं उन्हें कहते थे कि ये डिजायरेबल है, ये नेचुरल है, जबकि लोअर कास्ट के लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ये कल्चरल चेंज आप देख सकते हैं, ये है। दूसरा, समाज में असमानता और एक्सक्लूजन, यानी कि इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन, यानी कि असमानता और बहिष्कार। ये ऐसा बोला जाता था कि समाज के अंदर कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके बीच असमानता होगी और वो होती रहती है। क्योंकि ये चीज हमने 6th चैप्टर में पढ़ी थी कि किस तरीके से हमने क्या कहते हैं जो कास्ट के लोग थे उनके खिलाफ हमने क्या कहते हैं एक गलत रवैया अपना रखा था। जैसे वैदिक कल्चर के अंदर हमने बोला था कि जो शूद्र लोग होते हैं वो ना ही तो पूजा कर सकते हैं और ना ही देवी देवताओं को क्या कहते हैं पूज सकते हैं, जबकि पौराणिक कल्चर के अंदर ऐसा नहीं था। अल्वारों और नैनारों ने कहा था कि निम्न कास्ट के लोग भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये साउथ के अंदर
हुआ था, नॉर्थ के अंदर तो था ही नहीं। दूसरा फिर ऐसा कहा जाता है कि अपर कास्ट के जो रीति रिवाज होते थे, संस्कार अनुष्ठान, उनको ही बोला जाता था कि वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वो बोल रहे हैं वही बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल के लिए लड़की और महिलाओं को अलग करने की प्रथा ये उन्होंने ही बनाई थी। दुल्हन की कीमत की बजाय दहेज प्रथा उसे बोल दिया गया। तो ये चीजें जानबूझ के बनाई गई ताकि वैदिक कल्चर और पुरानी कल्चर के बीच में डिफरेंशिएशन देखने को मिल सके। और इस वजह से क्या कहते हैं, समाज के अंदर जो दलित संस्कृति है वो काफी निचले कास्ट पे आ गई और ये बोला गया कि वो हमेशा निचले कास्ट पे ही रहेगी। तो ये चीज़ हमारे इंडिया के अंदर गलत थी। फिर जब हम वेस्टर्नाइज से जुड़ने की हमने शुरुआत करी तो उसके बाद हमारे इसमें चेंजेस हमें देखने को मिले। सो गाइज अभी इस पार्ट के अंदर इतना ही है। वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे कल्चरल चेंज में, जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, और उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों के आने के बाद हमने चीज़ों को बदला। ठीक है, ओके। तो दिस इज इट दिस वीडियो कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, मुझे कमेंट करने की कोशिश जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत। दिस इज इट इन दिस वीडियो।